हीफा द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों की एक झलक हम आपको दिखाना चाहते थे, पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम काफ़ी देखे हैं, तो आशा करती हूँ आपको हीफा के कार्यक्रम पसंद आते हैं। और इसी श्रेणी में आज भी हम एक रूहानी कार्यक्रम लेकर आए हैं। हीफा हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग आर्ट एग्जीबिशंस, कवि सम्मेलन्स, book exhibitions, handloom and handicraft exhibitions, Ruhani and musical programs with artists of international fame, and Hifa has been honoring different personalities from different fields. So in continuation today, Hifa presents to you another poetic evening, Alok Nama. Today in the evening we have some guests, special guests. I would request Mrs. Sangeeta and Mrs. Gagan Banerjee to please give them a small token of love from Hifa. Dr. M.L. Madan, Padma Shri from NDRI. Shri Vivek Goyal ji, Additional District Session Judge, Karnal. Mr. Vinod Sharma ji, Regional Director, Corporate Affairs, Government of India, posted at Guwahati. Mr. S.P. Chauhan and Mr. Rampal Dheeraj ji. Sangeeta? It's okay, please. इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। And here I would also like to inform the august gathering that Hifa proposes to introduce a new program, Mujhe Bhi Kuch Kehna Hai, to be organized on second Sundays of every month from the coming year. So for today's function, हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है, चुकाए से जो चूक जाए, वो कर्जा क्या, उधारी क्या। Alok Nama as the program for today. कर्ज की एक किश्त आज कविता के माध्यम से यहाँ करनाल की धरा पर चुकाई जाएगी। So now I would invite Shri Vivek Goyal ji, Shri S.P. Chauhan ji, Dr. M.L. Madan ji, Dr. J.P. Gupta ji, Mr. Rajneesh Bansal ji, and Mr. Vinod Sharma ji, दीप प्रज्वलन के लिए।
बाबू की फोटो मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना। हादसों ने सिखा दिया मुझको, हादसों ने सिखा दिया मुझको, जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। जी हाँ, एक शख्सियत, an anchor, a TV journalist, a news anchor for DD, a poet and a writer by passion, and a moderator by profession, and of course, a proud mother. Above all, जितना कहे कम है। आपने बहावा प्रोग्राम में ये देखा होगा, उसमें esteemed participant भी रही हैं, YouTube पे इनके काफ़ी प्रोग्राम्स चलते हैं। So let us all welcome श्रीमती प्रेरणा प्रताप from Patna, Bihar. She has a bachelor's and a master's in journalism and mass communication. आप प्रतिभा की धनी, उद्घोषिका, कलमकारा, बड़े खास अंदाज में बहुत ही सहजता से अपने शब्द कहती हैं, जो सबके दिल में उतर जाते हैं। आपका तो नाम ही इंस्पिरेशन है। मैं कैसे कह दूं यहाँ तुम नहीं हो, मैं कैसे कह दूं यहाँ तुम नहीं हो, अभी अभी सांस ली तो लगा तुम यही हो। So let us all put our hands together and give Madam loud applause. अब मैं प्रेरणा जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज आलोकनामा के अदाकार का परिचय भी हम सबके सामने रखें। आपका नाम जानना चाहूँगी। अनुजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की शाम का आगाज करना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम सभागार में उपस्थित जितने भी महनीय हैं, सुधीजन, सभी विशिष्ट अतिथियों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और मैं ये सहर्ष बताना चाहूँगी, मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि मैं पहली बार करनाल आई हूँ। और मुझे इस आमंत्रण के लिए मैं पीयूष जी का और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पता है कि आप आतुर हैं और प्रतीक्षारत हैं, मुंतज़िर हैं आप आज के आयोजन के जो आकर्षण का केंद्र हैं उनको सुनने के लिए। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बेहद ही सादा दिल शख्सियत है, बहुत ही सादगी के साथ अपने विचार, अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो ये कहते हैं कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात गंध का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का, डमट 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 डिडम कह रहा शिवा शिवा, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवा। और वही एक और उनका ये भी मिजाज है, वो कहते हैं कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। जी हाँ, उन्हें रिश्तों का कवि कहा गया है और उनकी कुछ गजलें बहुत मकबूल हुई हैं और जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत शोहरत और बहुत मोहब्बत हासिल हुई है। वो
कहते हैं कि घर के दीवारों बामों दर थे बाबूजी, सबको बामों रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। यहाँ तो चले बिना किसी विलंब के हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें। जी हाँ, हमारे देश का एक नगीना जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आलोक श्रीवास्तव सर आपका। प्लीज आप मंच पर आए और आप अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं, अपने गजलों से हमें आनंदित करें। सर प्लीज कम अप ऑन स्टेज। मनीष शॉट ले ले उनके। एक माइक और बैटरी ऑन करा दिया है। हमारे अदाकार सब स्टेज पे पहुंच गए हैं, but before they start, I would just like to remind my August gathering that please keep your mobiles on listening mode, and to maintain the sanctity of this program, please minimalize your movements. Thank you so much. And now the stage is yours. बहुत शुक्रिया। सुनिए, वो उनको दे दीजिए इसके अंदर। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के आज की शाम का आगाज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से, गीत, गज़ल हम सब कुछ सुनेंगे, लेकिन बातों की शुरुआत कुछ इस तरह से आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे साथ, मेरे साथ मैंने अपना मेंटोर भी मानती हूँ। इनसे सवाल करने में हालांकि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट भी होती है, लेकिन चूँकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि सवाल तो मुझे करना ही है, तो सवाल मैं करूँगी और आप अपने मन में भी सवाल कुछ रखें। सेशन के अंत में मैं ये चाहूँगी कि आपके सवाल भी इन तक पहुँचे मेरे जरिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी आलोक जी कि आपका शुमार इल्म और फिल्म के जाने माने नामों में आता है। हिंदी और उर्दू दोनों में ही आपको एक सा प्यार, एक सी मोहब्बत आपने पाई है, मिला है, और एक मकबूल गज़लकार के रूप में आपकी पहचान बनी है और आपको बेहद मोहब्बत भी मिली है। तो ये सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज़ अगर मैं करूँ तो क्यों ना आपकी जो खुशरो वाली गज़ल है उससे अगर हम शुरुआत करें, तो मुझे लगता है कि आज की शाम की शुरुआत इससे खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती। सबसे पहले तो एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक शहर में जो महाराजा कर्ण द्वारा स्थापित किया गया, आज भी महाराजा कर्ण के नाम से ही जाना जाता है, उस शहर में जो बहुत सारा क्रीम जिसको कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा जो प्रबुद्ध जन है, आज आप सब ने इस शहर के साथ एक नाइंसाफ़ी की है कि इस छत के नीचे एक छोटे से कलमकार की वजह से इस शहर के जितने खूबसूरत लोग थे वो सब यहाँ आ गए हैं। तो ये शहर बड़ा महरूम हो गया है, बड़ा महरूम हो गया है खूबसूरती से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपनी मौजूदगी के लिए जोरदार इस्तकबाल कर लीजिए।
हमारी दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में फीफा है और प्रेरणा जी हरियाणा में और यहाँ पर करनाल में क्या कहूँ मैं कि हीफा है। तो अगर आप हीफा से जुड़े हुए हैं सब लोग, तो मैं चाहता हूँ कि पीयूष जी के लिए और इस नई कोशिश के लिए एक दफ़ा जोरदार तालियां सबसे पहले उनके लिए हों। और माइक वाले भाई साहब, हम लगभग 1 महीने से आपसे बात कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारी आवाज़ इस तरह पहुँचेगी तो फिर तो थोड़ा सा दुख होगा। ये बहुत फॉर्मल कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। सबसे पहले तो मेरी इतनी सारी तारीफ प्रेरणा जी ने कर दी और हम बहुत कुछ सोचकर आए थे आपके लिए। लेकिन क्या होता है कि जब कोई योग्य व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा हो तो बात करने का मजा भी जो है वो बढ़ जाता है। मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादसों ने सिखा दिया मुझको जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। हाँ, ये होता रहना चाहिए पीयूष जी में, क्योंकि दोनों पोएट हैं और पोएट्स जो है वो जो भी उनको पारिश्रमिक कहिए, मानदेय कहिए, वो बाद में मिलता है, लेकिन जो तुरंत वाला लिफाफा आप तालियों के जरिए देते हैं वो ज़्यादा कीमती होता है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पीयूष जी के बाद और हीफा के बाद प्रेरणा प्रताप जी का, कि वो मेरे साथ इस शो में हमेशा रहती हैं और अपने बहुत ही ज़हीन और सुलझे हुए सवालों से इस सेशन को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। तो शुरुआत बातचीत से न की जाए, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआत कुछ रचनाओं से की जाए। अगर आप उससे सहमत हों तो एक बार मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मैं तो सुनाऊंगा ही, लेकिन एक इतनी गुणी और इतनी योग्य एंकर और पोएट हमारे बीच है, तो क्यों ना इस शाम का आगाज़, और वैसे भी हम लोग स्त्री शक्ति और नारी शक्ति को बहुत मानने वाले देश के हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि एक बार प्रेरणा जी के लिए उनके इस्तकबाल में बहुत जोरदार तालियां हो और फिर हम उनसे कुछ सुने और फिर मैं आऊँ और आपको कुछ सुना। प्रेरणा जी। अब मैं क्या कहूँ, आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं इसे जिम्मेदारी ही मानती हूँ। और आपने नारी शक्ति की बात की, हमारी बहुत सारी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई है। 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि तू प्रेम लिख, तू प्रीत लिख, तू प्रेम लिख, तू प्रीत लिख, तू हौसलों का गीत लिख, कि बंदिशों को तोड़कर नई नई तू रीत लिख, किसी भी तौर पर कभी नसीब से सुलह न कर। कि जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनके लिए तू प्रेम लिख, तू प्रीत लिख, तू हौसलों का गीत लिख, कि बंदिशों को तोड़कर नई नई तू रीत लिख, किसी भी तौर पर कभी नसीब से सुलह न कर, लकीर अपनी खींच कर तू आसमां पे जीत लिख। और मैंने सीखा नहीं है डर जाना, जैसा मेरा सिग्नेचर कलाम कहते हैं, वो जरूर पढ़ना चाहूँगी कि ये भी आप ही के लिए है, जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये हौसला होना है हमारे भीतर, इस जज्बे को हमें बुलंद करना है। मैंने सीखा नहीं है डर जाना, हार कर हौसला बिखर जाना, हादसों ने सिखा दिया मुझको जिस तरफ खौफ हो उधर जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आसमां चूमना परिंदों सा, आसमां चूमना परिंदों सा, शाम होते ही अपने घर जाना। और इस गज़ल का ये आखिरी शेर है, एक आखिरी शेर, इस तरह डूबना मोहब्बत में, इस तरह डूबना मोहब्बत में, उसको जीना उसी पे मर जाना। बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल ये था, आपने मुझे इतना सुन लिया, सुनवा दिया। सवाल ये था कि आपका शुमार इल्म और फिल्म के जाने माने नामों में आता है। हिंदी और उर्दू दोनों में ही आपको बेपनाह मोहब्बत मिली है और बहुत सारा प्यार मिला है, और आपने मकबूल गज़लकार के तौर में आपकी
मामूल खुसरो की जो गज़ल है, क्यों ना हम आज कार्यक्रम की शुरुआत या आगाज़ उससे करें। बहुत शुक्रिया। जो भी लोग यहाँ गज़ल से प्यार करते हैं और गज़ल को समझते हैं, मैं आपको 13वीं शताब्दी में ले चलूँ, जहाँ हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था कि ज़िहाद मिस्कीन मुक़ल तगाफुल तुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा न दार में जा न लेहू काहे लगाए छतरी। तो उर्दू अदब में एक रवायत है, एक परंपरा है, उसको खैरात अक़ीदत कहते हैं। यानी आप अपने क्लासिक्स को, अपने बड़ों को उन्हीं के किसी मिसरे से, उन्हीं की किसी पंक्ति से याद करते हैं। अगर मैं इसकी बहुत सादा सी मिसाल दूँ तो गुलजार साहब का एक गीत है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के आते बैठे रहे तसव्वुर जाना किए। अब ये दो पंक्तियाँ हज़रत मिर्ज़ा गालिब की हैं और उसके बाद पूरा गीत गुलजार साहब ने लिखा है। तो इसी तरह मैंने कुछ प्रयोग किया जो बहुत कामयाब हुआ और अनफॉर्चुनेटली शो की अभी वो चली नहीं। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी वोट का डायरी, उसमें देखा भारद्वाज जी ने और उस्ताद राशिद खान साहब ने वो गीत गाया भी था। लेकिन प्रेरणा जी हैं और मेरे परिवार के और लोग हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि मैं भी ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ, तो वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। वो पहला मिसरा, पहली पंक्ति हज़रत अमीर खुसरो की है, उसके बाद कुछ पंक्तियाँ जो है वो मैंने इस्तेफादा किया उसमें कि सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ना दो मुझे वो आँखियाँ। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ना दो मुझे वो आँखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बदली। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बतियाँ। और ये शेर कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतें। शेर अच्छा था, आपकी बात अच्छी नहीं है। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। अच्छा, क्योंकि सर्दी इतनी भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हुए हैं, पीयूजी इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ, हीटर वीटर लगे हुए हैं। तो मेरी एक गुजारिश आप सबसे है कि तालियां बजाकर जितनी गर्मी आती है उतनी गर्मी इस तरह बैठ के नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। तो एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजा दीजिए आपको फिर से गर्मी आएगी। पावर करें आप मास पावर ऑन करो नीचे। वैसे अपने दौर में हर रचनाकार को ये व्यवधान जो है वो सहने पड़ेगा। मैं मीडिया में नौकरी करता था। एक बार मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि यार तुम शेर व शायरी बढ़िया करते हो, गालिब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तो मैं गालिब की डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा। अब रचनाकार की, लेखक की, कवि की, शायर की क्या हैसियत और औकात होती है, ये अगर आपको जानना है तो ये सच्चा किस्सा आप ज़रूर मुझसे सुनिए। तो गालिब पर जब डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हो गई तो किसी ने मुझे बताया कि जो गालिब की मज़ार है वो बड़ी बुरी हालत में है और तुम्हें जाकर वहाँ ज़रूर शूट करना चाहिए। तो मैं और मेरा आज तक का जो मेरे कैमरामैन थे वो चले गए वहाँ और हम लोगों ने जाकर वहाँ शूटिंग शुरू कर दी। तो जो आसपास के लोग थे वो वहाँ आ गए, जिन्होंने गालिब की मज़ार पर बहुत इंक्रोचमेंट कर रखा था, बहुत अतिक्रमण कर रखा था। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में आज तक का
माइक देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारी रोजी रोजगार का जरिया जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि ये गालिब की मज़ार पर जितना इंक्रोचमेंट है और इसकी ये बदहाली है, ये सब आपने कर रखी है? तो वो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। तो एक शायर की यही हैसियत होती है। हमारे देश में नेताओं के माइक बंद कर देने चाहिए, लेकिन जिनकी आवाज़ें सच्ची होती हैं और अच्छी होती हैं उनके माइक बंद हो जाते हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं, अब मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, अब तो नहीं होगा ना बंद। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से डालो मुझे वो पकियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बातियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छती। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं मीरा का दर्शन और ये दो पंक्तियां, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कली। सखी पिया को जो मैंने देखी तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। इसी सिलसिले की एक और गजल है। जब गजल मीर से चलकर गालिब से चलकर पूरे सफर तय करती हुई, एक पड़ाव ऐसा भी आता है गजल में जहां गजल कबीर के पास आती है, जहां गजल गंगा के पानी में वुज़ू करती है और बनारस के घाट पर संत कबीर कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो मैंने ये सोचा कि अगर गालिब हमारे दौर में हो जाते या कबीर हमारे दौर में हो जाते तो ये मतलब कैसे होता, गजल में ये शेर कैसे होता। तो कबीर ने कहा था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। उसमें मैंने कुछ कोशिश की थी कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए हैं छाती में, जिगरवा काट डाले हैं। उतर जाए हैं छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटाली क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटाली क्या। और ये शेर कहते हुए मुझे अपने स्वर्गवासी पिता की याद आ गई थी, तो मैंने ये शेर कहा। एक इसमें लफ्ज है अज़्म, जो श्रेष्ठता को कहते हैं, प्रभुत्ता को कहते हैं, बड़प्पन को कहते हैं। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। अना ईगो, अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और हम सब रचनाकारों की तरफ से ये शेर कि हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी। क्या बात है, क्या कहें, बहुत सुंदर। छुरी, करची आपने और इश्क
अल्फाज, इतने सारे एहसास, इतनी सारी भावनाओं को आपने इतनी खूबसूरती से बढ़ता है। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। प्रेरणा जी, मुझको लग रहा है कि आप लोग समझ गए कि कहाँ ताली बजानी है और कहाँ खामोशी से सुनना है। नहीं, लेकिन हम लोगों दोनों का प्रयास है कि आज आप एक बहुत खूबसूरत शाम जो ईफा की तरफ से ये ऑर्गेनाइज है, पीयूष जी ने इतने प्यार से पूरे इंतजाम किए हैं, तो हम दोनों का भी ये कोशिश है कि आप तक हमारी अच्छी चीज़ें पहुँचें। और ये शायद हमारा तीसरा प्रोग्राम है, तो ये हैट्रिक भी है यहाँ पर, और पूरा यकीन है कि आप लोगों तक ये जो हमारी कोशिश है पहुँचेगी और कुछ अच्छा आप सुन के और लेकर जाएं। जी ओके। जी 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 जी। इस हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रिया करना चाहेंगे जी। और ये आपकी रचना है, इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना के मैं नए भारत का चेहरा हूँ। चांद पे पाँव जमाना है, संकल्प नया दोहराना है, न ठहरा था न ठहरा हूँ। क्या ये वही मैसेज है, ये वही संदेश है जो आप अपनी तरबियत से लेकर आते हैं? आपके बुजुर्गों वाली गज़ल पर इसका क्या प्रभाव है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा वो स्टोरी अनफॉर्चुनेटली नहीं चली। ये बहुत अच्छा एक गीत था जो ख़ासतौर से बच्चन सर ने, अमिताभ बच्चन साहब ने रिसाइट किया था, पढ़ा था KBC के दौरान। बहुत खूबसूरत गीत था ये। हमारे जब मुल्क में जब भी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंसेस पैदा होते हैं और जब भी कोई फ़र्क पैदा होता है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को आत्मसात किए हुए हैं। मुझे याद आता है कि एक दफ़ा स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे थे। तो हुआ ये, वो स्पीच हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाले के बाद की स्पीच थी। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि जितने लोग हैं वो बड़ी तल्लीनता से, बड़े ध्यान से स्वामी विवेकानंद को सुन रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो स्वामी विवेकानंद को सुन नहीं रहा था। वो कुछ ड्राफ्ट कर रहा था, कुछ पेंटिंग कर रहा था, कुछ स्केच कर रहा था। बार बार विवेकानंद जी का ध्यान उसके ऊपर जा रहा था। तो जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसी की तरफ नहीं देखा, उसी व्यक्ति की तरफ देखा और उसको अपने पास बुलाया। जब उसको पास बुलाया तो उससे कहा कि मैं इतनी ज़रूरी बातें कह रहा था जिसको इतना बड़े सैकड़ों हज़ारों लोग सुन रहे थे गौर से। सिर्फ एक आप थे जो कुछ ड्राइंग कर रहे थे, कुछ बना रहे थे। तो उस व्यक्ति ने जब वो चित्र उनकी तरफ घुमाया तो देखा कि उसमें माइक है, स्वामी विवेकानंद है, और स्वामी विवेकानंद से लगभग 10 गुने बड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके पीछे बने हुए। और वो व्यक्ति जो था वो फिरंग था, वो अंग्रेज था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या इनको आप जानते हैं? ये मेरे गुरु हैं, इनको आप जानते हैं? तो उसने कहा नहीं। स्वामी विवेकानंद ने फिर उससे पूछा कि क्या आप इनको कभी किसी तस्वीर में या कहीं आपने इनको देखा है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने देखा भी नहीं। तो स्वामी जी ने बड़े कौतुक से पूछा कि फिर आपने इनकी तस्वीर बनाई कैसे? तो जो उत्तर स्वामी जी ने दिया, मैं चाहता हूँ कि उस उत्तर आप तक पहुँचे। उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप बोल रहे थे तो आपसे 10 गुना बड़े मुझे पीछे ये दिख रहे थे। इसका अर्थ ये है कि ये माइक है और ये मैं हूं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये माइक है और ये आप हैं। आप नहीं बोल रही हैं, ये हमारी पूरी की पूरी तहजीब बोल रही है, हमारा पूरा का पूरा कल्चर बोल रहा है, हमारे गुरु बोल रहे हैं, हमारे माता पिता बोल रहे हैं, हमारी पूरी वो हिंदुस्तानी तहजीब बोल रही है
जो तहसीब बचपन से हमारे सामने रही है और जिसमें पल कर, जिसमें बड़े होकर हम यहाँ तक पहुँचे। तो याद रखें कि जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो सिर्फ हम नहीं बोलते, सिर्फ हम बात नहीं करते, हमारी तहसीब भी बात करती है। और इसलिए मैंने एक गज़ल कही थी कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। और ये शेर के गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। कभी जब अवसर आता है तो माँ का कोई ऐसा गहना ही काम आता है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। गले में माँ ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। और पिता की क्या ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे जो है वेल सेटल्ड हो जाए। और जब कभी ऐसे पिता थकते हैं तो वो क्या सोचते हैं? थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। और ये हर घर की कहानी होती है पति पत्नी के बीच में कि जब नाराजगी हो जाती है तो एक जो पत्नी होती है उसका मोबाइल साइलेंट मोड पर चला जाता है, या कभी पति का मोबाइल साइलेंट मोड पर चला जाता है। तो उस पर इस किनारे में थोड़ी सी हलचल हुई है। तो मैं शेर यही नज़्म किए देता हूँ कि थके पिता का उदास चेहरा उभर रहा है यूं मेरे दिल में कि प्यासे बादल का अक्स जैसे किसी सरोवर से झांकता है। लबों पे खामोशियों का पहरा नजर परेशान उदास चेहरा। लबों पे खामोशियों का पहरा नजर परेशान उदास चेहरा। तुम्हारे दिल का हर एक जज्बा तुम्हारे तेवर से झांकता है। तुम्हारे दिल का हर एक जज्बा तुम्हारे तेवर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। बहुत सुंदर। और बाकी भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम जो कह रहे हैं, जो रच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। हमारी तरबियत जो है, हमारी तहजीब ये हमसे करवा रही है, या ये उसका असर है। आनंद जी, आपको रिश्तों का कवि कहा जाता है और इस तरह से आपकी पहचान बनी है। लेकिन आपकी बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं जो युवाओं की उड़ान और हौसले का पैगाम देती हैं। जैसे एक तो मेरा बहुत पसंदीदा है, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, और मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मैं चाहूँगी अगर हमारे कुछ यहाँ पर यूथ है, ये गज़ल मुझे यही लग रहा है कि आप लोग सब सुनने के मिजाज में हैं, मूड में हैं। तो एक गज़ल है जो जगजीत जी ने गाई है, और उस गज़ल के कुछ शेर मुझे पीयूष भाई ने भी कहा कि मैं ज़रूर पढ़ूँ। तो उसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और ये शेर आप सबके लिए कि तुम हमारे करीब बैठे हो, तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। तुम हमारे करीब बैठे हो, अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा, जब भी चाहेगा
छीन लेगा वो सब उसी का है, आपका क्या है? क्या बात, क्या बात। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो सब उसी का है, आपका क्या है? ख्वाब सारे उदास बैठे, ख्वाब सारे उदास बैठे हैं, नींद नाराज है, हुआ क्या है? नींद नाराज है, हुआ क्या है? और इस सर्द मौसम पर ये शेर कि चांदनी आज किस लिए नम है? चांदनी आज किस लिए नम है? चांद की आंख में चुभा क्या है? चांदनी आज किस लिए नम है? चांद की आंख में चुभा क्या है? ये गजल पंकज उधास जी के कंठ से आप तक पहुंची है। इसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। और ये शेर के खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक, दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक, बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मेरी पहचान का शेर है। हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ महबूबा ज़मानों तक। बहुत सुंदर, क्या है? मैं प्यार की खुशबू हूँ महबूबा ज़मानों तक, क्या बात, बहुत खूबसूरत। आलोक जी, लगभग 3 दिसंबर की आपकी यात्रा, इस यात्रा में कई जाहिर सी बात है कई किस्से होंगे, और उनमें से अगर मैं जानना चाहूँ तो 3 किस्से अगर आप हमारे साथ साझा करें, शेयर करें। एक आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, एक अपने फिल्मी और एक इल्मी ज़िंदगी से, तो वो 3 किस्से क्या होंगे? ज़ाती ज़िंदगी का तो यहाँ कुछ मेरे नौजवान दोस्त भी बैठे हैं और अक्सर वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी पूछते हैं। ज़ाती ज़िंदगी का तो एक बहुत ऐसा किस्सा है जिसने मुझे मेरी किताब तक पहुँचाया कि घर जो था वो पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से भरा हुआ था। हमारे यहाँ कायस्थों में एक चलन होता है कि आप पढ़ लिख जाएँ और नौकरी करें, लेकिन मैं एक लौता ऐसा था अपने 4 भाइयों में जो पढ़ लिख तो गया था लेकिन नौकरी नहीं करना चाहता। शेर व शायरी में, मौसीकी में और बचपन से गज़लें सुनने में मेरा वो रहता था, इंटरेस्ट रहता था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि कहीं से गज़लें सुनकर आए, मुशायरा सुनकर आए, तो जो पिता होते हैं और जैसे पिता होते हैं तो वो कैसे पिता होते हैं ये मुझे पिता ने बताया। जब मैं उस मुशायरे को सुनकर लौट कर आया तो उस अच्छा खासा सांवला शरीर जो था लाल पीला हुआ और मैं रोता रोता अपनी माँ के पास गया और मैंने माँ से कहा कि देखिए बाबूजी चाहे जितने भी नाराज़ हों, मैं कविता ही करूँगा, लेखक ही बनूँगा और एक दिन मेरी गज़लें जगजीत सिंह और पंकज उधास गाएंगे। तो मेरी माँ जो थी वो उर्दू की बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, उर्दूदार थी। उन्होंने जवाब में बस एक ही लफ्ज़ बोला, आमीन, जो मेरी किताब का टाइटल हुआ। तो मेरे नौजवान दोस्तों के लिए यही मेरा वो है कि अपने पैशन को, आपका पेशा चाहे जो भी हो, आपका जो भी पैशन है उसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। दूसरा किस्सा कमलेश्वर जी से जुड़ा हुआ है, जो आपने अभी भी किस्सा कहा कि जब मेरी पहली किताब आ रही थी आमीन, तो किसी ने मुझे समझाया था कि जब बड़े राइटर्स से गुजारिश करते हैं तो उनसे ये कह देते हैं कि सर 2 लफ्ज़ अगर आप लिख देंगे तो बड़ा करम होगा। तो मैंने कमलेश्वर जी को फ़ोन लगाया और फ़ोन करके मैंने कहा
सर मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली गज़ल की किताब आ रही है हिंदी गज़ल की, और आपने हिंदी गज़ल को बहुत दुष्यंत कुमार जैसे गज़लकार को धर्मयुग में और तमाम जहाँ भी आप संपादक रहे वहाँ प्रकाशित किया। और दुष्यंत कुमार अगर हुए तो कई लोगों का ये कहना है कि उसमें कमलेश्वर जी के संपादन का बहुत बड़ा महत्व था। तो मैंने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हिंदी गज़ल की किताब है और आप एक बार उस पर अपना आशीर्वचन ज़रूर लिख दें। और बातों बातों में मेरे मुँह से निकल गया कि आप उसका फ्लैप लिख दें। मुझे ये नहीं पता था कि फ्लैप लिखना किसी बड़े राइटर को फ्लैप लिखने के लिए कहना बड़ी अपमानजनक बात होती है, क्योंकि जब अमूमन फ्लैप जो है वो पब्लिशर लिखता है। तो पब्लिशर भी बहुत भड़क गए, नाराज़ हो गए फ़ोन पर और मुझसे कहा कि अच्छा तो आपने मुझे फ्लैप लिखने वाला लेखक समझ रखा है, और कह के वो फ़ोन रख दिया। मैं बड़ा डर गया कि ये क्या हुआ मुझसे। कुछ रोज़ बाद नामवर जी जिन्होंने उस किताब को बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया, तो मैंने ये बात जब नामवर जी को बताई तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम थोड़े दिन बाद कमलेश्वर जी से बात करना। तो मैंने उनको थोड़े दिन बाद फ़ोन लगाया तो वो लगभग भूल से चुके थे इस बात को, और मैं गया और जाकर उनके घर पर अपनी पांडुलिपि रखकर आ गया किताब की, जो पहले राजकमल प्रकाशन में छापी थी और बाद में वो पैंगुइन बुक से प्रकाशित हुई। तो करीब 10-15 रोज़ बाद कमलेश्वर जी का फ़ोन आया और फ़ोन उठाते ही उन्होंने मुझसे कहा कि आलोक मैंने तुम्हारी गज़लें पढ़ी और बेटा मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुमको, तुम्हारी गज़लें बहुत अच्छी हैं और मैंने उस पर नाना करके भी मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, और मैंने लगभग 3 पेज की इसकी भूमिका लिखी है, अगर तुम स्वीकार कर लो तो मेरी आँखें भर गई। और आज भी जो मैं सोचता हूँ कि अदब में साहित्य में अगर मेरे पास क्या है तो मैं देखता हूँ कि गुलजार साहब हैं या कमलेश्वर जी हैं या डॉक्टर नामवर सिंह हैं, इनके हाथों की लिखी भूमिकाएँ हैं जो इन्होंने अपने हाथों से लिखी हैं आमीन के लिए। तो ये मेरी अदबी सफ़र का, छोटे से अदबी सफ़र का एक बड़ा अचीवमेंट जिसको मैं मानता हूँ। या मैं सोचता हूँ कि अक्सर लोग होते हैं जो अवार्ड्स के लिए लालायित होते हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी की किताब आने से पहले ही ये अवार्ड मिल गया था कि उर्दू शायरी के, हिंदी साहित्य के 2-3 पुरोधाओं ने आमीन पर लिखा था, और 2007 में उसे साहित्य अकादमी मिला मध्य प्रदेश का, फिर उसको पुष्किन सम्मान मिला। उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन की संसद है उसमें सम्मानित होने का गौरव हासिल हुआ। मैं सुयोग से ऐसा पहला कवि था। आमीन ऐसी पहली किताब थी गज़लों की जिसके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में बुलाकर सम्मानित किया गया। ये सब आप लोगों के प्यार और आपको आशीर्वाद तो ये किस्से हैं जो आपके जवाब में मुझे लगता है ये बना हुआ होगा। मैं कुछ एक सवाल और है मेरा, वो सवाल ये कि मेरा एक शेर है कि जो भी महफिल में मौजूद है इस चलन से तो वाकिफ ही है, जिसका जितना बड़ा नाम है थोड़ा थोड़ा वो बदनाम है। आपने ये तो कहा कि लोगों ने आपकी बड़े नामवर सिंह, कमलेश्वर जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने आपकी तारीफ की, लेकिन इस मकबूलियत के मकाम पर आप पहुँचे तो जाहिर सी बात है आलोचनाएँ कभी पीछा नहीं छोड़ती हैं, और आलोचनाएँ हुई होंगी, बहुत एक बार आप निराश भी हुए होंगे। तो ऐसी मनस्थिति आपके साथ आई, और अगर आई तो आपने कुछ गढ़ने, कुछ रचने का सोचा? मुझे लगता है शायद आपकी एक गज़ल है। हाँ, पिछले दिनों आप जिस तरह इशारा कर रही हैं वो गज़ल आप में से बहुत सारे लोगों का सच भी हो सकती है। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ जो बैठा हुआ है वही हमारी वेब आइटम कर रहा है। तो ये गज़ल पिछले दिनों वायरल हुई, काफ़ी साहित्य आज तक के मंच पर पढ़ी थी वो। तो हाँ, इन बातों से मुतासिर तो होते हैं, दर्द भी होता है कि जो आपके साथ है वही आपकी टांग खींच रहा है। तो एक गज़ल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूँ वो गज़ल। है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर
दीवारों दर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। हालांकि मेरा घर मेरे खिलाफ नहीं है, मेरा घर मेरे साथ चलता है अक्सर। नीतू जी यहाँ बैठी हुई हैं क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है, तो एक बार आप उनका इस्तेमाल करते हैं नीतू जी का, वरना वो कहेंगे कि मैंने यहाँ खिलाफत की और आपने कैसे ये शेर कह दिया। लेकिन ये शेर आप में से बहुत सारे लोगों का सच भी हो सकता है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। पहले उसने धूप वाली राह दी, ये बहुत असर करते हैं। पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। मंजिलों को सिर्फ मेरा इंतजार, मंजिलों को सिर्फ मेरा इंतजार, और हर एक रहगुजर मेरे खिलाफ, और हर एक रहगुजर मेरे खिलाफ। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, हर खबर से बेखबर हूं आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ। और ये शेर आपकी सबसे ज्यादा दुआएं चाहिए इस पर कि मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा, मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा, वो भी जाने सब अगर मेरे खिलाफ, वो भी जाने सब अगर मेरे खिलाफ। मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। क्या मुझे लगता है प्रेरणा जी से भी कुछ सुन लेना चाहिए, वरना आप लोग मुझे सुन के थक जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारा कुछ है जो मैं आपको सुना सकता हूँ सारी रात बैठकर, अगर आप बैठ के सुनना चाहें तो। लेकिन प्रेरणा जी एक आपकी कविता जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी आ गए हैं और नए जो आपको शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते होंगे, वो लोग भी आकर बैठ गए हैं यहाँ, तो मेरे ख्याल से एक आध गजल इनके लिए हो जानी चाहिए। ये शाम आपकी नाम है, तो मैं चाहूंगी कि आप पढ़ें, लेकिन अगर आप देखिए ये शाम आलोक के नाम है, और आलोक के साथ जो भी बैठता है वो आलोकित होता है। तो आप जो है वो प्रेरणा दीजिए कुछ नए लोगों को, फिर मैं तो हूँ ही, और आखिर में हमें जो सुनाना है वो सुनाने। एक मतलब एक शेर चले आपके हुक्म पे मैं आपकी नजर करती हूँ कि कहते हैं कि जब हम इश्क और मोहब्बत में होते हैं तो हम जिसे चाहते हैं अगर हमसे दूर हो गया तो कभी कभार ऐसे ख्याल आते हैं कि वो दूर हो गया, मेरे पास नहीं है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। किसी कीमत, किसी सूरत जिसे हम मोहब्बत करते हैं, जिसे चाहते हैं, वो हमसे दूर हो ही नहीं सकता, वो हमारे साथ मुसलसल हमारे साथ रहता है। तो यही सोचकर एक गज़ल हुई, उसके कुछ अशार आपकी नज़र करती हूँ। ये देखें कि मैं कैसे ये कह दूँ यहाँ तुम नहीं हो, मैं कैसे ये कह दूँ यहाँ तुम नहीं हो, अभी सांस ली तो लगा तुम यही हो। क्या बात है, वाह, अभी सांस ली तो लगा तुम यही हो। ये कैसे बताऊँ कि तुम मेरे क्या हो, मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, कि रूहे रवा हो तुम ही दिल नशी हो। वाह। वापस अपने सवालों पे लौटती हूँ और अपनी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। नामवर सिंह का आपने, कमलेश्वर जी का आपने नाम लिया, एक बहुत बड़ा नाम साहित्य की दुनिया में। कमलेश्वर जी, नामवर सिंह, यहाँ तक कि गुलजार और जावेद साहब ने भी आपके लिए कहा कि आप हिंदी और उर्दू के बीच में आपने कुल बनाने का काम किया है और आप काम कर रहे हैं। और आपकी एक रचना है जो हमने तुमने हुई मोहब्बत, तो क्या ये उसी का ही नाम है? हाँ, ये शायद वही नाम है जो बातें मैं करता हूँ। पिछले दिनों जो नई किताब है उस पर जावेद साहब का जो फॉरवर्ड आया है उसमें भी ये बात बहुत कही गई है। और ये गज़ल, ये नज़्म मैं जहाँ भी जाता हूँ एक रचनाकार के फ़र्ज़ के तौर पे इसको ज़रूर सुनाता हूँ। और अब तक जो मैंने सुनाया
कर्ण ने बसाया था। मैं एक ऐसे शहर में भी बैठा हूँ जहाँ कलंदर शाह का बहुत मशहूर गुंबद है। गंगा जमनी तहसीब का ये शहर है और मैं इस मुल्क को ही गंगा जमनी तहसीब का मुल्क मानता हूँ। तो मेरी एक नज़्म है, हमारे उर्दू के बड़े शायर हुए जिगर मुरादाबादी, उन्होंने कहा था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इस शेर के साए साए मैंने एक नज़्म कहने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुँचे तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुँची कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पैगाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, हवा में दीपक बिछे मिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शराबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके, वरक किताबों के फिर से महके। नज़्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अज़ान है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अज़ान है। ये सदाकतों की जुबान है, ये खुला खुला आसमान है। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हमें तुमने हुई मोहब्बत, जो हमें तुमने हुई मोहब्बत बहुत ही सुंदर। अगर शोरी देखिए, शायद मुझे अभी किसी ने कहा अगर वो तैयार है तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो भी दिखा दी जाए, अगर शोरी तैयार है तो। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने आप लोगों के लिए ही बनाई हुई हो बड़े मन से। अगर हो जाए तो नहीं फिर आप चलिए। पर अभी हाल में आपने जो किया है वाकई में उसके लिए क्या कोई शब्द नहीं है, गुंजाइश है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शोरी अगर चल पाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगली बार जब आएंगे ना तो पहले से करेंगे, इस बार रहेंगे जी। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावन स्थले गले गलम लंबनम भुजंग तो मान। ये शिव तांडव स्तोत्र जिसे रावण ने, जो देवादिदेव महादेव का परम भक्त था, रावण ने लिखा था और इसका हिंदी रूपांतरण किया है। बहुत बड़ी बात है आपने, और जिसे स्वर दिया है और देश भर में लोगों ने बहुत इसे पसंद किया, बहुत श्रद्धा से इसे सुना है। शिव तांडव स्तोत्र, मैं चाहूँगी कि इसके पीछे का किस्सा, ये कैसे आपको ये ख्याल
आपको ये सोच आए कि आपको ये कहना चाहिए, ये रचना, ये करना चाहिए? कैसे ये सब कुछ होता है? आप लोग चेतन अवस्था में हैं, मतलब हम लोग आपको हम ठीक तक पहुँच गए। मेरे ख्याल से वो चल नहीं पाएगी। हाँ, जागृत है जी। तो मुझे एक बात बता दीजिए हम लोगों को जी, कोविड के वक्त पे हम लोग बहुत घरों में अपने अपने कैद थे, और उस वक्त मैंने एक हमारे जितने सीनियर्स हैं वो अक्सर कहते हैं कि जो गज़ल है वो इशारे का आर्ट है, उसमें आपको बहुत नारा नहीं लगाना है, उसमें आपको हल्के से छू के निकल जाना है। तो हमारे मुल्क का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर मैंने एक गज़ल कही थी जिसमें हिंदी के बहुत ऐसे शब्द थे जो बहुत कम प्रयोग में आते हैं गज़ल में। वो गज़ल ये थी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। इस प्रयास के लिए एक बार तालियां। आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही प्रख्यात कवि और पत्रकार हैं जिनका नाम है आलोक श्रीवास्तव। आलोक जी की पुस्तक आमीन काफी लोकप्रिय रही है। आलोक जी प्रस्तुत हुई हमारे सामने। मुझे अपनी दो पंक्तियां आपके लिए याद आ रही हैं कि मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत धन्यवाद आलोक जी, इन पंक्तियों को मैं याद रखूंगा। तो कैसे
आलोक व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं करते हैं, वो भले ही मुझे अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब उनकी कलम चलती है तो उसमें उनका अनुभव नहीं, सबका अनुभव हमें दिखाई देने लगता है। जटाओं से जिनक जल प्रवाह माते गंग का गले में जिनक सर रहा है हार विश्व जन्म का दमन 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 डम कह रहा शिव शिवम तरल बनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। ये कहानी है गांव के गरीब परिवार में जन्मे एक साधारण बालक की, जो भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। अब चांद पे पांव चलाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। क्या बात है। जगजीत सिंह, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिनकी रचनाओं पर मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, और उसके बाद देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए आखिर में नहीं कहूँगी, इन सबके बाद आपने बीते वर्ष मुझे लगता है शायद आपने फिल्म भी बनाई, तो वाकई में इसके लिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मेरा सवाल था शोली चलाए जाने के पहले आपसे ये सवाल किया था कि अभी हमने आशुतोष राणा जी की आवाज़ में आपने जो शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी रूपांतरण किया, तो ये गजल जो मैंने आपको सुनाई है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य बात है, लिखी रखी है बट कथा मनुष्य बात है। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धंधे गजल के छात्र हैं। तो ये गजल जब सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट की तो इसे आशु भाई ने देखा और कहा मुझे कि आलोक मैं ये गजल पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है आप पढ़ना चाहते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि गजल जैसे ही उनके सोशल मीडिया से आई, उन्होंने पढ़ी है, वो एक वेब सीरीज कर रहे थे औरंगजेब, तो उसी की डबिंग करते हुए उन्होंने ये गजल पढ़ दी। और जब ये सोशल मीडिया पर आई तो ये बहुत बुरी तरह से वायरल हो गई। करीब 1-1.5 महीने ये बहुत वायरल रही और उसके बाद उनका फ़ोन आया और कहा कि छोटे भाई मैं ये चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में सरल भावानुवाद करो। तो मेरे जिसको कहते हैं होश फाँकता हूँ, मेरे होश हो गए। मैंने कहा कि शिव तांडव स्तोत्र जो अपने आप में इतना दिव्य है और कठिन भी है, संस्कृत में है, रावण द्वारा विरचित है, पहले तो उसको समझना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जब हम उसका सार तत्व समझ लें उसके बाद उसके हिंदी पर है। बहरहाल बहुत लंबी कथा न सुनाते हुए मैं करीब 15-20 दिन बहुत परेशान रहा और एक रोज़, और देखिए क्या वो भी एक सुयोग था कि उस रोज़ सोमवार का ही दिन था, देवादिदेव महादेव का ही दिन था। उनका फ़ोन आया तो मैं और मेरी पत्नी साथ में शाम को चाय पी रहे थे, उनका फ़ोन आया, हाँ भाई छोटे भाई हो गया। तो मेरे मुँह से अचानक निकल गया कि जी हो रहा है। अब मुझे बड़ा अपराध बोध हुआ। मैंने नीतू से कहा भी कि एक तो देवादिदेव महादेव का कार्य है, मैं देवादिदेव महादेव का भक्त हूँ, आज उन्हीं का दिन है और उनके निमित्त किए जाने वाले कार्य के लिए मेरे मुँह से झूठ निकल गया। तो ईश्वर इसको किसी तरह सच कर दे। और बस वही हुआ। शाम 6-7 बजे हम लोग बैठे और फिर जो
तो जो कुछ हुआ उसके एक दो श्लोक मैं सुनाना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो। वो यूँ है कि जटाओं, हालांकि इतने सिद्ध कंठ ने उसको गा दिया है कि अब मेरा पढ़ना न पढ़ना एक जैसा ही है, लेकिन कुछ उसके श्लोक में आपको सुनाता हूँ। एक बहुत अद्भुत घटना हुई थी सर, इससे आपको जरूर साझा करूँगा वो घटना को। पीयूष भाई मुझे कहीं नहीं देख रहे हैं, अगर पीयूष भाई अच्छा, तो वो घटना ये हुई कि एक शब्द था प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर। प्रचंड तांडव में जो है शिव ने जब अपने आप को देखा, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर। मैंने अपनी पूरी आयु में प्रलीन शब्द नहीं सुना था पीयूष में, ना मुझे प्रलीन शब्द का अर्थ पता, लेकिन हुआ ये कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं कोई शब्द यहाँ अभी नहीं रखूँगा काफिले के तौर पे, तो शायद मैं एक राइटर ब्लॉक जो आता है वो आ जाएगा और मैं आगे लिख नहीं पाऊँगा। तो मैं उसकी जो रचना हुई उसकी प्रक्रिया बताते हुए आपको वो श्लोक सुनाऊंगा कि जटाओं से ही जिनके जल प्रवाह मात्र गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिव, तरल थनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव, तरल थनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदिनी के वंदनीय नंदिनी स्वरूप है, वे नंदिनी के वंदनीय नंदिनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल तनल गगन पवन धरा। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, समस्त उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विबंध कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल तनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल तनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देखकर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देखकर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम, तरल तनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। ये प्रलीन शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना था सर, और जब मैंने संस्कृत के विद्वानों से, आशुतोष राणा जी से चर्चा की, तो मुझे पता ये चला कि ये प्रलीन शब्द वही है जो मुझे यहाँ पे ठीक इसी जगह पर जिस शब्द की जरूरत थी। तो मैं ये साथ सोचता हूँ कि कुछ रचनाएं जो है वो आप उसके सिर्फ निमित्त होते हैं। फिर बाद में मैंने ये भी सोचा कि कार्य आशुतोष का था, माध्यम आशुतोष बने, इसीलिए शायद शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में आलोकित हो सके। क्या बात। जब 17-18 श्लोक पूरे हो गए तो हम दोनों भाई एक दिन बैठे हुए थे, आशुतोष राणा जी और मैं, तो मैंने उनसे ऐसे सायास अनुज तुल्य भाव से पूछा कि भैया आपकी नजर में शिव क्या है? तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो फिर शिव तांडव स्तोत्र के अंतिम श्लोक के बाद का भावानुवाद बना। अगर आप मेरे इस कविता से सहमत हो तो बताइए। वे शेष हैं, अब शिव क्या है देखिए, वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष।
आलोक ने स्थापित कर दिया, आलोकेश्वर हो गए। राम ने समुद्र के किनारे बिठा दिया तो रामेश्वर हो गए। पीपल के नीचे बिठा दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, झरने के नीचे बिठा दीजिए तो झरनेश्वर हो जाएंगे। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिवा शिवम भोलेनाथ कहते हैं। और आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अम्मा और बाबूजी के बिना सेशन हम खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं, बहुत धन्यवाद। ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पीयूष भैया को भी जाता है, जो जिन्हें मैं पीयूष जी, पीयूष साहब नहीं कहता। गुज़िश्ता 10-12 बरस से मैं उनको पीयूष भैया ही बोलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने अच्छे और बड़े मुशायरे पढ़े, चाहे जावेद अख्तर साहब के साथ अमेरिका का टूर हो 2 महीने का, या मिडिल ईस्ट के मुशायरे हों, या हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं जाता हूँ, लेकिन एक मुशायरा पीयूष भैया आपने जो किया था नागपुर में, उसकी याद हमारे जहन से अब तक ताज़ा नहीं, अब तक ताज़ा है। मेरे ख्याल से उस मुशायरे में जिस दिन वो पीयूष भैया ने नागपुर में किया था, उस दिन हिंदुस्तान में कोई बड़ा मुशायरा नहीं हुआ, क्योंकि जितने बड़े शायर थे सर, वो पीयूष जी क्या जमा हो गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरत शाम मैंने सजाई, अम्मा और बाबूजी मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में है, और आज शाम बहुत हो चुकी है, तो उसके कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। माँ और पिता ये 2 ऐसे रिश्ते हैं जो जिंदगी की और हमारी सच्चाई है। उससे पहले कुछ शेर सुने कि इस जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें माता पिता शब्द कहीं नहीं है, लेकिन इसके शब्द में माता पिता है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। इकलौता रिश्ता होता है पिता पुत्र का, जिसमें संवाद सबसे कम होता है, जितनी बातें होती हैं वो सब आंखों में होती हैं। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, वो हैं तो भी, माता पिता हैं तो भी, और अगर वो नहीं है वे तो भी। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी।
उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। इन पंक्तियों में मुझे नहीं लगता कि किसी व्याख्या की जरूरत है, हम सबके घर का सच है। घर की बुनियादी दीवारें बाबू कर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन थे, सारे घर के बाबूजी। क्या बात है। सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर के बाबूजी। 3 मोहल्लों में, हमारे शास्त्रों में 3 लोगों की व्याख्या की गई। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर। जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा वो इन पंक्तियों के तत्व तक जरूर पहुंचे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। खुश होते थे तो बहुत पॉकेट बनी हुई थी, और नाराज होते थे तो ऐसी जगह पर मार पड़ती थी कि मैं हफ्ते भर बैठ नहीं पाते थे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पंच तत्वों से बने। मुझे ये माइथोलॉजी थोड़ी सी, मुझे ये बात थोड़ी सी इससे असहमति है। छठवां तत्व क्या है वो बताने की मैंने मेरे मतलब पूरा कोशिश की। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझमें एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे, और रिलेशंस। सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश, अंगारे। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। झरना, दरिया, झील, समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। और अंतिम 2 शेर जो मेरी पहचान के भी शेर हैं। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने का तुरपाई। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं चाहूंगी इस पर आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं जरूर मिले। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधरते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने का तुरपाई अम्मा। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई।
बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगी एक बार सभी आप सभी से गुजारिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा सुनने के लिए, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, समिति के सदस्य हैं और आप सभी इतने इस ठंडी सी शाम में यहाँ पर बैठकर सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जो मैं चाहूँगी माइक पहुँचाई जाए, सर कुछ सवाल है आप में से कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप जरूर पूछें। ये सवाल नहीं है, ये ख्याल है। जरा बनकर मैं फिजा में उड़ने चला, हवा ने थम दिया और मैं जमीन पर गिर गया। मैं चलता हूं और मैं चलता रहूंगा। कैसे? सर मेरा ही शेर है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और दूसरा क्या जी, इश्क होता है मुझे एक परिंदे को देखकर, इश्क होता है मुझे एक परिंदे को देखकर। कभी वो मस्जिद पर बैठता है, कभी मंदिर पर। जी जी जी। मेरा कहाँ? उस परिंदे की जो उड़ान है वो मेरी उड़ान है, और वो परिंदा जो है जब भी पूरे जहान की उड़ान भर के और किसी गुंबद पर जाकर बैठता है, वो मेरा ठहराव है अगले सफर के लिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप करनाल दोबारा कब पर आ रहे हैं? ये देखिए, मेरी जो कुंडली है वो पीयूष भैया के पास है, तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो बड़ी कोसी सी एक छोटी सी महफिल में मिलेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस बार कुछ और ऑर्गेनाइज अच्छे से हो और आप सबसे फिर दोबारा मिल सकूँ, क्योंकि मैंने तो इस शहर को पीयूष भाई के नाम कर रखा है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आना है, तो मैं दौड़ा चलाया, और अगली बार जब आप लोग हुक्म देंगे फिर से आ जाऊँगा। बस It was a really fantastic and very enjoying evening today. Thank you, sir. And I should be very frank in saying that this was a celestial meeting of chiseled words. The way you mentioned these words and the rhyme and the rhythm which is in your poetry is not only historic, but it is philosophical. And I hope this will stay with us, and we'll always welcome you to this town. And I thank you for being here, and Piyush also for having organized it to be here. लेकिन सुनिए सर, कोई जो कॉम्प्लीमेंट आपने मुझे दिया, मैं ये कॉम्प्लीमेंट आपको इस तरह लौटाऊंगा कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। तो हमने जो कुछ सीखा है, हम जो कुछ कर रहे हैं, मैं, मेरा परिवार, प्रेरणा जी, हम लोग सब आप ही की छत्र छाया में सीखते हुए आए हैं। और मेरा ये अकीदा है, मेरा ये विश्वास है, मेरा ये भरोसा है कि जब हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं तो हम एक सही बात पे जाते हैं, क्योंकि वो सही बात पर थे, तभी ये सारी दुनिया इतनी खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You see, as a matter of fact, that in the last 20 years, that we had lost the cymatics of real poetry. Earlier on, we had great poets from the country. Earlier on, they have always been there, but their impact was in between missing, and it is now this generation which is coming through you that we
effect of Redwood. So that's what is great about you, and we thank you for that. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से कोई और अगर कुछ पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाय अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन चाहूँगी यही गुजारिश कि आप जो इस रचनाकार को देख रहे हैं, इसके पीछे एक जो शख्सियत है वो हमारे सामने, एक बार मैं चाहूँगी जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और क्या समा बंधा है, आपके सरल शब्दों में जो समा बंधा है, मैं कोशिश करती हूँ, मेरे को यही उम्मीद है कि सब लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि खाना यहाँ पर है तो आप सब लोग डिनर करके जाइएगा प्लीज। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।